नमस्कार साथियों, मैं वैभव आपका फिर से एक और वैभव एजुकेशन हब में स्वागत करता हूं। साथियों, हम प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ रहे थे, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ रहे थे। यदि आपने लास्ट क्लास आपने देखी होगी ना, तो जिन सवालों से आप डरते थे, जो बट्टे वाले सवाल होते हैं कि इधर बट्टा मिल रहा है उधर लाभ मिल रहा है, वो मैंने एक छोटे से एक ही ट्रिक से एक ही फॉर्मूले में वो सारी चीज़ आपको दे दी। अब जो हमने उस तरीके के मेरे ख्याल से 10-12 सवाल करे भी थे लास्ट क्लास में, वो एक ही फॉर्मूले से बहुत ईजी से सवाल हम कर ले रहे थे। तो वो मैंने उनके सॉल्यूशन उस बुक में पीछे देखे थे, आर.एस. अग्रवाल वाली। वो वर्दी नहीं है आपके लिए। आप आराम से, आपको क्या करना है, जो मैं सॉल्यूशन करा रहा हूँ शॉर्ट ट्रिक से सिर्फ एक लाइन में सवाल का आंसर आ जा रहा है, तो उसी तरीके से हम आगे भी पढ़ते हुए चलेंगे। ठीक है, तो आज की कक्षा देखते हैं हम कैसे कैसे क्या क्या सवाल हैं, बात करते हैं। पहला सवाल क्या कह रहा है कि एक कलम का सूची मूल्य 12 है, इस पर 15% का बट्टा दिया जाता है। एक दूसरा बट्टा ऐसा ही दिया जाता है कि विक्रय मूल्य 8.16 हो जाए, दूसरे बट्टे की दर क्या है। ये बहुत ईजी सा सवाल है। पहले हम इसका कॉन्सेप्ट जान लेते हैं क्या होता है। कॉन्सेप्ट ये होता है, हमने फॉर्मूला पढ़ा है कि मार्केट प्राइस पर अगर मैं 100 माइनस ये डिस्काउंट बटे 100 कर दूं तो मुझे क्या मिल जाता है, सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य मिल जाता है। जैसे मैंने आपको एक बात की कि एक वस्तु है जिसपे एमआरपी 100 रुपये दिया हुआ पड़ा हुआ है आपका, ठीक होगी बात। मैंने कहा उस पर 20% छूट, मैं एक दुकानदार हूँ, 100 रुपये एमआरपी पड़ा हुआ है, मैंने कहा चलो ये चीज़ मैं आपको 20% छूट पे दे दूंगा। तो मैंने उस पर जब 20% छूट दे दी तो मैंने उसको कितने रुपए में आपको दे दिया, 80 रुपये में। ये इसका सेलिंग प्राइस है। यही चीज़ ये फॉर्मूला कहता है कि मार्केट प्राइस इस पर 100 माइनस डिस्काउंट बटे 100 बराबर क्या आ जाता है, सेलिंग प्राइस आ जाता है। अच्छा, एक डिस्काउंट से ज़्यादा अगर डिस्काउंट हो तो क्या होगा, जैसे ये यहाँ मैं x मान लेता हूँ इस छूट को, बटे 100 हो जाएगा। और अगर दूसरा भी हमें बट्टा दिया हुआ है तो वो मान लो y हो जाएगा, बराबर क्या आ जाएगा, सेलिंग प्राइस। दो बट्टों के बाद क्या आ गया आपका, सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य। ठीक है, अगर तीसरा बट्टा होगा तो यहाँ पे 100 माइनस जेड भी ऐड हो जाएगा। ठीक हो गई बात। तो इस तरीके से ये होता है बेसिक फॉर्मूला। ठीक है, अब हम सवाल को जिस जिस तरीके से हमें जानना है उस तरीके से करने की कोशिश करते हैं। पहला तरीका तो यही होगा सिंपल सा, कि क्या है कि सूची मूल्य 12 है, मतलब कि एमआरपी मुझे 12 दे रखा है, उस पर एक डिस्काउंट मुझे 15% का दे रखा है, तो 100 माइनस 15 डिस्काउंट बटे 100। दूसरा डिस्काउंट मुझे बताना है क्या है, तो मैंने क्या काम किया, 100 मैंने माना वो डिस्काउंट x है, बटे 100 बराबर क्या आ गया, सेलिंग प्राइस, जो कि विक्रय मूल्य मुझे कितना दे रखा है, 8.16 रुपए। ठीक है, अब मैं इसको सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। देखो 100 माइनस 15 करूंगा तो ये क्या आ जाएगा, आपने कहा सर ये आ जाएगा 85। ठीक होगी बात, बटे 100 आ गया। ठीक, इसको जब मैं कैंसल आउट करूंगा तो 17/20 आ जाएगा। ये 3 बार कट जाएगा, ये कितनी बार कटेगा, 5 बार कट जाएगा। ठीक होगी बात, आपने कहा ठीक है सर। अच्छा, इस 100 को इधर जब मैं गुणा में लेके जाऊंगा, ये इधर भाग में उधर जाके गुणा में जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, आपने कहा सर ये जो दशमलव है ये हट जाएगा, 816 ये हो जाएगा। ठीक हो गई बात, आपने कहा ठीक है। अब इस 3 से इसको कैंसल आउट करने की कोशिश की तो 3 दूनी 6 आ गया, और साथ में यहाँ पे 21, 3 सत्ते 21 और 3 एकल 3, तो सॉरी 3 दूनी 6 ये आ गया। ठीक हो गई बात। अच्छा, अब मैं कहता हूं आपसे कि 17 से इसको कैंसिल आउट कर दो। आपने कहा 17 एकन 17, 102, 17 छिक्का 102, यहाँ 5 इसके गुणा में चला गया, तो 100 माइनस एक्स बराबर 16 कितना हो गया, 80। यहाँ से एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 20%। ये बट्टा कितने का होगा, दूसरा वाला 20% का बट्टा होगा। ये था हमारा बेसिक। ठीक है, अब मैं बताता हूं आपको किस तरीके से इस सवाल को करना है। ठीक हो गई बात। सबसे पहले आपको अनुपात में सवाल को सॉल्व करना है। कैसे, इधर सेलिंग प्राइस का अनुपात बना लो, यहां मार्केट प्राइस का अनुपात बना लो। ठीक हो गई बात। अच्छा, पहला बट्टा 12 पर मुझे कितने का मिल रहा है, 17% का। अब मेरी पहले एक बात समझो आप, भाई 100 रुपए की चीज थी, ठीक हो गई बात, वो मैंने आपको पहले 20% की छूट दी, तो कितने की हो गई वो, 80 रुपए की चीज होगी। मैंने कहा कि इस पर 10% की छूट और दे दो, तो आपने कहा सही है चलो 10% की छूट दे दो। अब ये जो वस्तु होगी, ये वस्तु का क्या होगा, सेलिंग प्राइस होगा। ठीक है, मैं यहीं से एक रेखा खींच के उसका अनुपात बना दूंगा, यहां का मार्केट प्राइस और यहां का सेलिंग प्राइस का अनुपात बना दूंगा। कैसे, मैं बताता हूं। जैसे हमने अभी 12 पर कितने का अनुपात दे दिया, कितने का बट्टा दे दिया, 15% का, तो वस्तु कितने की हो गई होगी, 85/100 की हो गई होगी। ठीक है, सेलिंग प्राइस हमें बुक में कितना दे रखा है, आपने कहा सर 8.16 रुपए। ठीक है, मैंने कहा यहीं पे इस सवाल को सॉल्व कर दो। अब आपने क्या कहा, अब आपने कहा कि ये देखो, ये तो 17/20 आ जाएगा। ठीक है सर, ये 3/5 आ जाएगा, 4 से काटेंगे हम, इसको उधर ले जाऊंगा तो ये हो जाएगा 3 × 17 अनुपात 8.16 × 5। ये देखो इधर 5 भाग में था, उधर जाके गुणा में चला गया। ठीक है, ये मार्केट प्राइस है, ये सेलिंग प्राइस है। अब आप समझते रहना इस सवाल को। जब मैं इसे 3 से कैंसिल आउट करूंगा तो अब ये कितनी बार कटा था, यहाँ पे देख लो, ये 2.72 टाइम्स गया था। अच्छा, 17 से कितनी बार गया था, ये गया था आपका 16 बार, तो ये 1.6 आ जाएगा, नहीं 0.6 आ जाएगा। ठीक होगी बात। तो आपने कहा सर यहाँ तो 1 आ गया। ठीक होगी बात। इधर कितना, 16 पंजे 80 आ गया, लेकिन पॉइंट है हमारा यहाँ पर। ठीक हो गई बात। मैंने कहा कि जब मैं 1 में से
0.80 घटाऊंगा तो आप क्या कहेंगे, क्या बचेगा? या एक काम करो, आप सीधे सीधे इसको इधर भी 100 से गुणा कर लो, इधर भी 100 से गुणा कर लो, तो ये आ गया 100 अनुपात ये बन गया 80। अब ये तो है आपका मार्केट प्राइस दे रखा है नहीं, और ये है आपका सेलिंग प्राइस। आप बता दो सीधे सीधे दूसरा बट्टा कितने का दिया? 20% का। ठीक है, जो हमने यहां पे किया था वो हमें शॉर्टली यहां पे कर लिया। कैसे? पहला बट्टा दिया, पहला बट्टा देने के बाद भी अभी भी तो मेरा वो मार्केट प्राइस ही है। क्यों? क्योंकि मैं भी एक बट्टा और देने वाला हूं, तो इस पर मैंने एक बट्टा और देना है, तो मैंने ये मार्केट प्राइस और ये सेलिंग प्राइस इनका अनुपात बना लिया और सिंपली सीधी आंसर निकाल दिया। अच्छा, एक तरीका ये हो गया। एक तरीका अगला जो होता है वो होता है हमारा ऑप्शन से डिजिटल सम वाला, वो भी देख लेते हैं हम। ये वाला तरीका जो अभी मैंने बताया था, यही तरीके से हम आगे को बढ़ेंगे और मैं आपको बहुत अच्छे से इसको एक बार और एक्सप्लेन करूंगा। मतलब कि बहुत सारे सवाल आएंगे यहाँ से, उनमें और एक्सप्लेन कर दूंगा तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। अच्छा, एक तरीका जो मैंने बताया था डिजिटल सम वाला, डिजिटल सम वाले तरीके से कैसे होगा? जैसे 12 तो ये आ गया और गुणा 85/100 वो आ गया था, और 100 माइनस x अपॉन 100 ये देने के बाद मुझे 8.16 रुपए की वस्तु बच रही थी। अब मुझे बताओ ऑप्शन क्या क्या है? आपने कहा सर ऑप्शन एक तो 15 है, एक 18 है, एक 20 है और एक 25 है। ये प्रतिशत में मेरे ऑप्शंस दे रखे हैं। अब मुझे डिजिटल सम से इस सवाल को बनाना है। मैं कैसे बनाऊंगा? डिजिटल सम की हमें जरूरत तब पड़ जाती है जब, अभी तो यहाँ पे वैल्यूज बहुत छोटी थी हमने काट ली, जहां वैल्यूज बहुत ही ज्यादा पॉइंटों में और बहुत ही ज्यादा गंदी होती हैं वहां हम डिजिटल सम लगाते हैं। डिजिटल सम लगाने की कोशिश करते हैं। देखो 8 और 9 खत्म हो गया, यहाँ पे क्या बन रहा है? 6 बन रहा है। आपने कहा ठीक है, तो इधर भी क्या बनना चाहिए? 6 बनना चाहिए डिजिटल सम। अच्छा, तो यहां बनने की कोशिश करते हैं हम। क्या देखो, एक है नीचे तो एक का तो मुझे मतलब ही नहीं। 8 5 13 का डिजिटल सम क्या आ गया? 4। 2 और 1 3 का डिजिटल सम क्या आ गया? 3। यहां पे कुछ डिजिटल सम होगा, मुझे नहीं पता क्या है। 4 3 12, 12 का डिजिटल सम 3 गुणा यहां का जो भी डिजिटल सम होगा वो कुछ ऐसी संख्या होनी चाहिए जिससे मैं गुणा करूं तो यहां मेरा डिजिटल सम क्या आ जाए? 6 आ जाए। ठीक होगी बात? तो मैं ऑप्शन रखने की कोशिश करता हूं। मैं कहता हूं कि 15% का मैंने बट्टा दिया, तो आपने कहा जब मैं 100 में से 15 x की वैल्यू अगर 15 रखूंगा तो 100 में से 15 गया तो कितना बचा? आपने कहा सर 85 बचा। 85 का डिजिटल सम कितना हो रहा है? 8 5 13, 13 का क्या हो रहा है? 4। अगर मैं यहां 4 रख दूं तो 4 तिया कितना होता है? 12। 12 का डिजिटल सम कितना बन रहा है? 3। क्या ये पॉसिबल है? नहीं, मुझे तो डिजिटल सम 6 चाहिए। बस, तो ये ऑप्शन खत्म हो गया। मैं आगे बढ़ता हूं, अगला ऑप्शन देखता हूं। शॉर्ट, सबसे पहले इजी से इजी ऑप्शन उठाया करो। अब जैसे हमारा 20 आंसर है, अब हम समय बर्बाद नहीं करते, मैं डायरेक्ट ऑप्शन ही रखा। जैसे 20 हमारा आंसर था, हम 20 डिजिटल सम रख के देखते हैं। आपने कहा जब x की वैल्यू मैंने 20 रखी, तो आप कहेंगे कि सर यहां में जब x की वैल्यू 20 रखूंगा तो 100 में से अगर मैं 20 घटाऊंगा तो क्या आएगा? 80 आएगा। तो 80 का डिजिटल सम कितना बन रहा है? 8। तो मतलब 8 तिया कितने होते हैं? 24। 24 का डिजिटल सम कितना आ गया? 6, जो कि इसके बराबर है। इसीलिए मेरा 20 क्या होगा? आंसर होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम डिजिटल सम से इस सवाल को करेंगे। ये एक सवाल था लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट सवाल था, ऐसा आता है इसीलिए इसमें इतना समय लग गया। अब हम आगे जो भी ऐसे सवाल आएंगे उसमें बिल्कुल भी समय नहीं लगाएंगे। चलिए देखते हैं अपना अगला सवाल। अगला सवाल क्या कह रहा है कि दो क्रमागत बट्टे 10% तथा 20% के तुल्य एक ही बट्टा कितने प्रतिशत है? ठीक है, कितना इजी सा सवाल है। मैं 2 बार आपको बता चुका हूं। एक तो मैंने आपको ये फॉर्मूला बताया है कि जब भी किसी चीज का समतुल्य चीज निकालनी हो तो ये लगाना होता है। अब बट्टे का मतलब क्या होता है? हम उस चीज को घटा रहे हैं तो उस चीज को हम लेंगे माइनस में। जैसे एक 10 माइनस के 10% घटा रहे हैं और 9 माइनस के 20%। इसका समतुल्य बट्टा बताना है तो इसमें मैं मान रख दूंगा -10 प्लस -20 प्लस -10 गुणा -20। जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो आपने देखा इन 2 0 से 2 0 कट गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये प्लस के कितना आ गया? 2 आ गया, और ये कितना आ गया? माइनस के 30, तो माइनस के 28% आ गया। इसका मतलब ये 28, ये माइनस साइन कुछ नहीं दिखाता, ये माइनस साइन आपको हमेशा दिखाता है कि ये बट्टा है, इतना हमें घटाना है मार्केट प्राइस में से, एमआरपी में से इतना घटाना है। इस माइनस को आप नहीं भी लगाएंगे कोई इशू नहीं है। अगर आप माइनस को नहीं लगाते तो बट्टे के लिए जो फॉर्मूला बनता है आप डायरेक्ट ये याद कर लो, ये होता है बट्टे के लिए डायरेक्ट फॉर्मूला। अगर आपको 2 समतुल्य बट्टों का एक बट्टा बनाना हो तो वो ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। लेकिन कहीं कहीं तो ये फॉर्मूला काम देगा, लेकिन कहीं कहीं हमें क्या करना होगा, एक अपना जो तरीका मैं करता हूं वो आपको बताऊंगा, वो बहुत ज्यादा इजी सा तरीका, आपको वो देख लेना है। आपको क्या करना है, मार्केट प्राइस से सेलिंग प्राइस का रेशियो निकालना है। अब पहला बट्टा जब मैं 10% का देता हूं तो आपको पता है 10% का बट्टे का मतलब होगा 1/10 फ्रैक्शन, ठीक है। ये हमारा मार्केट प्राइस होगा। अब मैं 1 का बट्टा दे दूंगा तो उस वस्तु को मैंने कितने में दे दिया, 9 रुपए में, ठीक है। 20% की फ्रैक्शन आपको मैंने बता रखी है क्या होती है, 1/5। अगर मेरा मार्केट प्राइस 5 है तो मैंने 1 रुपए की छूट दे दी तो मैंने उसे वस्तु कितने में दी होगी, 4 में। बस इसकी आपस में गुणा कर लो, ये आ गया 50 रेशियो 9 चौक 36। अब देखो 50 से मैं इसका कंपेरिजन करूंगा आंसर तो मेरा फिर भी आ जाएगा। कैसे, देखो इसमें से इसको घटाया तो आपने कहा सर 14 बचा, और कितने से, 50 से गुणा 100 बराबर कितना आ गया, 28%, क्योंकि ये देखो 50 2 बार कट जाएगा, 14 दूनी 28। मैं
आपको एक और तरीका बताना चाहता हूं, इस तरीके से ना करने की बजाय ना आप कंपैरिजन को सॉल्व बहुत ज्यादा इजी कर लिया करो। कैसे? यहां 100 बना ले करो, यहां जब आप 100 बनाओगे तो 100 से कंपैरिजन करना 36 दूनी 72 कितना इजी हो गया भाई, 28%। यहीं पे मेरा आंसर निकल गया। इसको 100 बना लिया करो, कितना इजी रहता है, मतलब आंसर तो वही आने वाला है, लेकिन यहीं पे मैं कंपैरिजन कर देता हूं उसका। तो आगे से कभी आपको अगर ज्यादा टफ वैल्यूज रख रखी हैं तो आप ऑप्शन रखो, और अगर आपको आंसर 10% 20% इस तरीके का दिया हो तो आप इस तरीके से डायरेक्ट निकाल दो। ठीक है, ये तरीका ज्यादा बेटर है। ठीक, आगे बढ़ते हैं, अब अगला सवाल देखते हैं अपना। अगला सवाल क्या कह रहा है कि दो क्रमागत बट्टों P प्रतिशत तथा Q प्रतिशत के समतुल्य बट्टा क्या होगा। बस वही वाली बात जैसे अभी हमने किया था। तो मैंने अभी आपको क्या फॉर्मूला बताया, x प्लस बाई माइनस एक्स बाई बटे 100, ये एक समतुल्य बट्टे का क्या होता है, फॉर्मूला होता है। तो इसी तरीके से अगर मैं वैल्यू रखूंगा तो इसका बी ऑप्शन सही बुक में दे रखा है, लेकिन आंसर ये होगा इसका कि P प्लस क्यू माइनस पी क्यू अपॉन 100, ये सवाल का उत्तर होगा। ठीक होगी बात, तो ये आपको देख लेना, सही कर लेना है बुक में भी। ठीक, तो ये उत्तर होगा, मैंने पीछे ही बता चुका हूं उसका, मैं सारा कुछ सॉल्व करके। अगला सवाल देखते हैं। 3 क्रमागत बट्टों 30%, 20% और 10% का समतुल्य बट्टा क्या होगा। इस सवाल को हम कैसे करेंगे? अब हमने तो 3 उसका फॉर्मूला पढ़ा ही नहीं, 2 ही उसका फॉर्मूला पढ़ा, तो उसे हमें कैसे करना पड़ेगा? पहले इन दोनों का एक समतुल्य बट्टा निकालना पड़ेगा, फिर जो इसका एक समतुल्य बट्टा आ जाएगा उसको 10 के साथ हम वही वाला फॉर्मूला लगा देंगे। लेकिन नहीं, हमने एक तरीका और पढ़ रखा है, कौन सा वाला? मार्केट प्राइस का अनुपात सेलिंग प्राइस से निकालने वाला। अब 30% की फ्रैक्शन क्या होगी? 3/10। भाई 10 अगर मेरा मार्केट प्राइस होगा और 3 की मैं छूट दे दूंगा तो वस्तु कितने में बेचूंगा? 7 में। इसी तरीके से 20% की फ्रैक्शन क्या होती है? 1/5। 5 की वस्तु कितने में बेचूंगा? 1 की छूट देकर 4 में। 10% की फ्रैक्शन होती है 1/10। 10 की चीज छूट देकर कितने में बेचूंगा? 9 में। बस सिंपल सी बात। अब मैं इसको गुणा कर लूंगा। देखो ये आपस में कैंसल आउट हो जाते हैं। जैसे मान लो अगर मैं कैंसल आउट करना चाहूं कि यहां 2 से और यहां पे ये 5 बार कट जाएगा, लेकिन नहीं, मुझे कर रही है अपनी कैलकुलेशन इजी, उसके लिए मैं डायरेक्ट गुणा कर लेता हूं। तो यहां आ गया 500, इसकी गुणा करी 7 चौक 28 और 28 की फिर आ जाएगी 9 से गुणा। अब इसको करने का एक तरीका बताऊं आपको। सबसे पहले 9 को इसके 28 के पास क्या आता है? 30 से गुणा कर लो। तो 9 को 30 से गुणा करोगे तो आप कितना आ जाएगा? 9 × 27, और उन 2 को, इस 28 को आप 30 - 2 लिख लो। अब 9 से इसको गुणा कर दो, 9 × 27 - 9 दूनी 18, इसमें से इसको घटाऊंगा तो 252 मेरा क्या आ जाएगा? सेलिंग प्राइस। अब आप बताओ, सबसे पहले मैंने क्या बताया आपको, जब भी कंपैरिजन करो इसको 100 बना लो। 100 बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आप कहेंगे सर इसे 5 से भाग कर दो, तो 5 से भाग कर दिया 100, इसे 5 से भाग किया तो क्या आ गया? 50.4। तो अब मैंने आप बताओ बट्टा कितने का दिया? तो आपने कहा सर इसमें से घटा दो उतने ही प्रतिशत का बट्टा। जब मैं इसमें से इसको घटाऊंगा तो क्या आ जाएगा? 49.6%। इतने का मैं क्या दे दूंगा? समतुल्य बट्टा। इन 3 बट्टों की जगह अगर मैं इतना बट्टा भी दे दूंगा तो वो मेरा बराबर होगा। इन 3 बट्टों को अलग अलग देने की बजाय इतना बट्टा एक दे दूंगा तो वो उसके समतुल्य होगा। ठीक है, कितना इजी सा सवाल था। अगले सवाल की ओर चलते हैं। इस तरीके से आप सवाल करेंगे तो बहुत इजी हो जाएंगे। अगला सवाल क्या कह रहा है? एक कंपनी 3 प्रकार के क्रमागत बट्टे देती है। एक तो 25% एंड 15% का, एक देती है 30% तथा 10% का, और एक देती है आपको 35% तथा 5% का। तो आपको बताना है कि ग्राहक के लिए कौन सा बट्टा लाभप्रद है। आपको ये बताना है कि कौन सा बट्टा ग्राहक के लिए लाभप्रद है। ग्राहक के लिए मतलब मेरे लिए, तो मेरे लिए तो वो बट्टा लाभप्रद होगा जिसमें मुझे ज़्यादा से ज़्यादा बट्टा मिले। भाई एक जगह मुझे 10% बट्टा मिल रहा है, एक जगह 20% बट्टा मिल रहा है, तो मेरे लिए फ़ायदा क्या है? मेरे लिए तो फ़ायदा ये है कि मुझे 20% बट्टा मिले। मुझे तो ज़्यादा से ज़्यादा छूट चाहिए ना। 100 रुपये की चीज़ एक में मुझे 80 में मिल रही है, एक में 90 में, तो मैं तो 80 में लूंगा ना। तो बस। और अगर आपसे ये देखो 2 तरीके के सवाल बनते हैं। एक में पूछा जाता है कि दुकानदार को लाभ किस में होगा, तो दुकानदार को तो उसमें लाभ होगा वो कम से कम बट्टा दे। दुकानदार के लिए तो 10% वाला बट्टा अच्छा होगा, और हमारे लिए ग्राहक के लिए जितना ज़्यादा से ज़्यादा बट्टा मिल जाए उतना सही है। तो बस सवाल में मुझसे पूछा है कि ग्राहक को कौन सा बट्टा लाभप्रद है, तो ग्राहक मतलब कि हमें कितना लाभप्रद है। चलिए देखते हैं इस सवाल का क्या उत्तर होगा। देखो 2 से 3 चीज़ें मैं आपको समझाता हूँ। इस सवाल में ना बहुत सारे कैलकुलेशन मेथड भी लगेंगे। ये नंबर सिस्टम में मैं चीज़ें आपको समझाऊंगा, लेकिन यहाँ भी छोटा सा आपको ट्रायल दे देता हूँ। देखो जब भी कभी 2 संख्याओं का योग बराबर हो, जैसे मैंने आपको एक संख्या दी 6 और 4, ठीक हो गई बात। इनका योग कितना है? 10। एक संख्या दे दी मैंने 5 और 5, इनका योग कितना है? 10। इनका मैंने एक दे दी संख्या 3 और 7, इनका योग कितना है? 10। सबका योग 10 है। अब इनका गुणा करके बताओ मुझे, इनका गुणा क्या होगा। ये कैलकुलेशन मेथड है। 6 चौक 24, 5 पंजे 25, 7 या 21। अब यहां से आपको एक चीज डिनोट करनी है, क्या? जब योग संख्याओं का समान हो तो जितना उन संख्याओं में अंतर ज्यादा होगा उनका गुणा उतना ही कम आएगा। कैसे? यहां अंतर कितने का था? 2 का था। यहां अंतर 0 का था। यहां अंतर
4 का था। तो सबसे ज्यादा अंतर किसमें है? इस वाली संख्या में। तो ये देखो सबसे छोटी संख्या है। इसमें अंतर सबसे कम है तो ये इसमें सबसे बड़ी संख्या है। इसमें अंतर इससे कम है तो ये देखो इसके बीच में संख्या आ गई। जब योग समान होता है तो संख्याओं के बीच जितना अंतर होगा वो संख्या उतनी ही बड़ी होगी। ठीक है। अच्छा, एक और ऐसी एग्जांपल ले लो, जैसे 12 है। 12 को मैं 6 और 6 लिख सकता हूं, 12 को मैं 4 और 3 भी लिख सकता हूं। अब बताओ, इसमें तो अंतर 1 का है, इसमें अंतर कितना है? 0 का। तो आप गुणा करके देख लो। देखो यहां 6 6 36 है और यहां 4 तिया 12 है। कौन सी संख्या बड़ी है? वो संख्या बड़ी है जिसमें अंतर सबसे कम था। यदि योग समान है तो अब हम इसी तरीके से सवाल को सॉल्व करेंगे। कैसे? देखो इसमें क्या दे रखा है मुझे, सारे बट्टों का योग देखो आप पहले। आपने कहा सर इसका भी योग 40 है, इसका भी योग 40 है, इसका भी योग 40 है। इसका मतलब अब मैं कैसे डिनोट करूंगा? आपको पता है फॉर्मूला, जब मैं 2 बट्टों का समतुल्य बट्टा निकालता हूं तो ये मेरा फॉर्मूला होता है। अब आप समझने की कोशिश करो, योग तो मेरा हर जगह क्या है? 40 है। ठीक। अब जो अंतर पैदा करेगा वो ये पैदा करेगा, जिसका ये ज्यादा होगा वही बट्टा सबसे कम दिया जाएगा। जैसे मैंने कहा आपको ये वैल्यू रख लो आप 25% और 15%। जब आपने 25% और 15% लिखा, मुझे आप यहीं पे बता दीजिए इनका अंतर कितना है? आपने कहा सर 10 का अंतर है इनमें। इसमें अंतर कितने का है? 20 का। इसमें अंतर कितने का है? आपने कहा 30 का। इतना अंतर है। अब मुझे ये बताओ कि किसकी गुणा सबसे ज्यादा आएगी? आप कहेंगे सर जिनका अंतर सबसे कम होगा उनकी गुणा सबसे ज्यादा आएगी। तो आपने कहा सर इसकी गुणा सबसे ज्यादा आएगी। ये जब मैं x बाई यहां पे 25 गुणा 15 लिखूंगा तो ये गुणा क्या आएगी? सबसे ज्यादा आएगी। अब चूंकि यहां मैं सबसे ज्यादा वाला अगर निकाल दूंगा तो मुझे तो भैया अब मैं 40 में से सबसे ज्यादा वाला निकाल दूंगा तो मेरे लिए तो और कम हो गया ना। अगर मैं 40 में से एक जगह 10 घटा रहा हूं, एक जगह 40 में से 20 घटा रहा हूं, यहां मुझे बट्टा 30 का मिल रहा है, यहां मुझे बट्टा 20 का मिल रहा है, तो मेरे लिए कौन सा बट्टा लाभप्रद है? आप कहोगे सर ये वाला जहां आपने सबसे कम घटाया था। ठीक है ना। और अगर दुकानदार को लाभ कमाना है तो वो वाला ये वाला बट्टा करेगा जहां सबसे ज्यादा घटाया जाएगा। तो अब मुझे ग्राहक का लाभ बताना है तो ग्राहक का लाभ बताने के लिए मुझे देखना पड़ेगा कि यहां कम से कम घटाऊं मैं, ताकि मुझे ज्यादा से ज्यादा बट्टा मिले। तो मैं देखूंगा कि कम से कम कौन सा बैठेगा, कम कौन सा बैठेगा। तो आपने कहा सर जिसमें सबसे ज्यादा अंतर होगा ना उसका गुणनखंड उतना ही कम आएगा। तो इसका गुणनखंड देखो, इसमें सबसे ज्यादा अंतर है, इसका गुणनखंड सबसे कम आएगा और कम ही वाला मुझे घटाना है। तो ग्राहक को जो लाभ होगा वो कौन से भट्टे में होगा? इस वाले भट्टे में ग्राहक को सबसे ज्यादा लाभ होगा। ये कैलकुलेशन एस्पेक्ट था जो इतनी देर मैंने बताया है आपको। ठीक है। तो समय इसीलिए लग रहा है कि आप समय ना लगाएं सवाल को करने में, सिर्फ समझने में समय लगाएं। ठीक है। अगला सवाल देखते हैं अब हम। मुझे लगता है आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा। मैंने कैलकुलेशन कुछ बताने की कोशिश की, वो आपको समझ में आ गई होगी। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं अब हम। अगला सवाल कह रहा है एक वस्तु का अंकित मूल्य 900 है, इस पर 8% तथा 8% के 2 क्रमागत बट्टे दिए जाते हैं तथा एक 16% का बट्टा दिया जाता है। विक्रेता को लाभ या हानि कितने की होगी? आपको ये बताना है। भाई आप एक बात बताइए, एक जगह तो आपको 8% और 8% के 2 बट्टे मिल रहे हैं, एक जगह 16 का बट्टा मिल रहा है, तो बताना जरा कैसे कैसे होगा? भाई जब मैं 8 और 8 के 2 बट्टे दूंगा तो मुझे पहले इसका समतुल्य बट्टा निकालना पड़ेगा। आप कहेंगे सर निकाल दो, तो ये आ गया 16 माइनस 6.64 का। ठीक है। जब मैं कहता हूं 16% का बट्टा, एक ही बट्टा 16%। अब इन दोनों का अंतर बताओ आप कितना आ रहा है? आपने कहा ये जो 0.64 है ना सर, यही मेरा अंतर है। अगर मैं यहां पर इतने का बट्टा दे रहा हूं, फिर मैं इतने का बट्टा दे रहा हूं, तो भाई एक जगह मैं एक संख्या, एक 10 रुपए की चीज दे रहा हूं और एक 15 रुपए की चीज दे रहा हूं, एक जगह 10% का बट्टा दे रहा हूं, एक जगह 15% का बट्टा दे रहा हूं, और मैं एक दुकानदार हूं, तो मेरे लिए कौन सी चीज प्रॉफिट में है? आप कहोगे सर जो आपने 10% बट्टा दिया है वो। अरे भैया अगर 100 रुपए की चीज आप 90 में बेचोगे तो फायदे में रहोगे, या 100 रुपए की चीज 85 में बेचोगे तो फायदे में रहोगे? आप कहेंगे सर 100 रुपए की चीज 90 में बेचूंगा तभी तो मैं फायदे में रहूंगा। तो यहां पर मैं फायदे में हूं, यहां मैं नुकसान में हूं। ठीक होगी बात? तो हमसे पूछा गया कि विक्रेता को लाभ या हानि कितनी की होगी। तो आपको समझने वाली बात है कि विक्रेता को यहां पर जाने में क्या होगी? हानि होगी। कितने प्रतिशत की? इतने प्रतिशत की। बस ये प्रतिशत में है क्योंकि बट्टा हमने समतुल्य बट्टा निकाला था। अब चूंकि 900 जो मान दे रखा है मेरा अंकित मूल्य का दे रखा है, जो कि मेरा 100 होगा, और मुझे जो वैल्यू बतानी है 0.64 की बतानी है। तो यहां से कैंसल आउट आ गया। 5.76 की क्या रुपए की क्या होगी? उसे हानि होगी। ठीक है सर। यहां पर तो वो इतने का बट्टा दे रहा है, कम का बट्टा दे रहा है, यहां ज्यादा का बट्टा दे रहा है, तो उसे तो हानि होगी ना। एक जगह 10 का बट्टा दे रहा है, एक जगह 15 का बट्टा दे रहा है, तो यहां पे अगर वो इसकी बजाय ये बट्टा देगा तो उसे हानि होगी। भाई यहां पे वो 90 रुपए की चीज बेच रहा है, यहां पे 85 की, तो भैया यहां तो हानि होगी ना। यहां कितने रुपए की? 5 रुपए की हानि होगी। सेम यही चीज मैंने यहां पे की है। ठीक है। एक जगह 90 की चीज बेच रहा है, एक जगह 85 की, तो भैया उसे लाभ तो यहां होगा ना 90 की चीज बेचने पर। बस इतने का बट्टा था, इतने का, यहां पे इतने का बट्टा दिया, फिर इतने का, तो मैंने देखा कि भैया इतने रुपए की मुझे हानि होगी, बस वही मैंने निकाल दिया। ठीक है।
चलिए तो देखते हैं अगला सवाल। हम मुझे लगता है समझ में आ गया होगा, इजी सा सवाल था लेकिन ट्रिकी सवाल है ये एक बार अगर आपको समझ में आ गया तो फिर आप नहीं इसे गलत करने वाले कभी भी। अगला सवाल देखते हैं। एक वस्तु का अंकित मूल्य 450 रुपये है तथा इस पर 2 क्रमागत बट्टे दिए जाते हैं। इनमें से पहला बट्टा 10% का है। यदि ग्राहक इस वस्तु को इतने रुपए में भुगतान करके, मतलब कि 344.25 रुपये में वो वस्तु मैंने बेची है, तो मैंने आपको क्या बताया, मार्केट प्राइस और सेलिंग प्राइस वाला फंडा अपना हुआ। सबसे पहले क्या है कि भाई 450 रुपये अंकित मूल्य है। अच्छा, अब इस पर मैंने कितने का बट्टा दे दिया है, 10% का पहले एक बट्टा दे चुका हूं मैं, 90/100। और अनुपात मुझे क्या बताना है, मैंने बेची कितने की है वो वस्तु, 344.25 की मैंने वो वस्तु बेच दी है। बस बहुत ज़्यादा इजी सा सवाल है। अब देखो ये 2 0 से 2 0 कट। अब हमें क्या करना है, हमने देखा 9 से हम कैंसिल आउट करने की कोशिश करते हैं। 9 से हमने काटा, 9 3 27, 4 और 3 7, 9 8 72, 2 9 दूनी 18 और 9 पंजे 45। यहाँ पे आ गया दशमलव। ठीक हो गई बात। अच्छा, 9 से ये 5 बार कट गया, ये 9 से और कट गया, 9 चौक 36, 22, 9 दूनी 18 और ये 9 पंजे 45। अब आ गया ये अनुपात। अब इसको 1 लिख दो और इसे 5 से कैंसिल आउट कर दो। 5 अट्ठे 40 और 5 पंजे 25। अब आप समझने की कोशिश करो, मैंने आपको क्या बताया था, दोनों तरफ 100 लगा दो, 100 से गुणा कर दो तो कितना आ जाएगा, 100 और 85 कितने प्रतिशत की बट्टा दिया, दूसरा 15%। देखा आपने कितना इजी हो गया। अगर हम इसको करते वाइड करके वही फॉर्मूला लगा के तो कैलकुलेशन में बहुत ज़्यादा समय लग जाता। हमने मार्केट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो लगा के इस सवाल को बहुत आसानी से कर दिया। ठीक होगी बात। अच्छा, आगे चलते हैं अब हम। अच्छा, ये आपको कंफ्यूज कर रहा होगा कि ये कैसे आया। आप एक बात बताइए भाई, एक जब ये 450 रुपये था ना, तब मैंने आपको 90% का बट्टा दे दिया। ये अभी भी तो मेरा मार्केट प्राइस ही है, भले से ये मैंने कम कर दिया लेकिन अभी तो मार्केट प्राइस है, क्योंकि अभी मैंने इसमें वस्तु थोड़ी बेची है। वस्तु तो मैंने इसके बाद एक और बट्टा देने के बाद ये जो पूरा होगा ये मेरा सेलिंग प्राइस होगा बराबर। यही तो एसपी होता है। तो अभी ये तो मेरा ये इतना जो जब था तो ये हमारा मार्केट प्राइस ही तो था, इस पर मैंने एक और बट्टा दिया तब ये मेरा सेलिंग प्राइस बना, तभी तो मैंने यहाँ मार्केट प्राइस लिखा है ये बट्टा देने के बाद। बस अगला बट्टा कितने का दिया जाएगा वो मैंने रेशियो से निकाल दिया। ठीक है, आ गया होगा समझ। कितना शॉर्ट वे है, आपको ये एक्स वैक्स से सबसे बचा देगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं, हम अगला सवाल देखेंगे। और आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करनी है इसकी डिजिटल सम से भी करने की। ठीक, कहीं वैल्यूज ज्यादा बढ़िया जाती है तो हम डिजिटल सम से सवाल को कर लेते हैं। अगला सवाल देखते हैं हम। अरुण ने एक टीवी सेट 20% बट्टे पर खरीदा। यदि उसे 25% बट्टा दिया जाता तो उसे 1800 की बचत होती। अच्छा, उसने टीवी सेट कितने रुपए में खरीदा। कितना इजी सा सवाल है भाई। 100 रुपये अगर मेरे इस टीवी का मार्केट प्राइस है तो वो वस्तु उसने कितने की खरीदी, 20 का बट्टा लेकर कितने की खरीदी, 80 में उसने वो वस्तु खरीदी। यदि वह उस वस्तु पर 25 का बट्टा लेकर 75 की खरीदता तो उसे कितने की बचत होती, उसे बचत होती 1800 की। और अब यहाँ पे कितने यूनिट की बचत हो रही है, आपने कहा सर 5 यूनिट की बचत हो रही है। यही बचत मेरी किताब में कितने की दे रखी है, 1800। तो ये 5 का मान क्या दे रखा है, 1800। उसने पूछा है कि उसने टीवी सेट कितने का खरीदा, तो एक्चुअली में तो उसने 80 रुपए का खरीदा था ना। ये तो जाता वाली वो आ गई कि अगर उसे 25% का बट्टा दिया जाता तो ये होता, लेकिन एक्चुअली में उसने कितने का खरीदा है, 80 में। तो मुझे 80 का मान बता देना है। आपने यहाँ इसको देख लिया, इसको मैं काटूंगा, ये 36 हो जाएगा। 8 0 8 6 48, 4 8 24, 4 ये आ गया। इतना का उसने टीवी सेट खरीदा। ठीक है, आ गया होगा समझ। कितना इजी सा सवाल था। आगे बढ़ते हैं अब हम। अगला सवाल क्या कह रहा है, अगला सवाल कहता है आपसे कि एक दुकानदार अपने ग्राहकों को 10% बट्टा देकर भी 26% लाभ कमाता है। एक वस्तु का अंकित मूल्य इतना है तो दुकानदार ने इसे कितने रुपए में खरीदा। कितना इजी सा सवाल है। कल मैं इसका पूरा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर कर चुका हूं और छोटा सा सवाल बन जाता है। कैसे कि सेलिंग प्राइस बट्टे मार्केट प्राइस का रेशियो निकाल लो। तो वो क्या होता है, 100 माइनस डिस्काउंट। तो डिस्काउंट उसने दिया है हमें 10% का, तो ये बन गया 90। और मार्केट प्राइस कैसे आता है, 100 प्लस लाभ। लाभ कितने का कमा रहा है, वो 26% का, 126। मैं एक और बार लिख देता हूँ फॉर्मूला, आप इसको, मैंने समझा तो ये पिछली क्लास में दिया था पूरा वाइड करके कि कैसे आया है। ये होता है 100 माइनस डिस्काउंट बटे 100 प्लस प्रॉफिट, ये इनका अनुपात आ जाता है। यही मैंने यहाँ पे रख दिया। तो ये इसका जब मैं इसको कैंसल आउट करूंगा तो ये 10 से कटेगा, ये 1 और 4 बार कट जाएगा, जो कि मेरा आ जाएगा 5/7। एक लाइन में सवाल होता है। अब इस 7 का मान मुझे, अंकित मूल्य का मान 280 दे रखा है, मुझे क्रय मूल्य का पूछा है, सीपी का मान पूछा है। 7 का मान मुझे 280 दे रखा है और मुझे 5 का मान पूछा है। तो आपने कहा सर 5 चौक 20, 200 इस सवाल का क्या आ गया, आंसर आ गया। ठीक है, तो इस फॉर्मूले से सारे सवाल बट्टे वाले खत्म हो जाते हैं। आगे बढ़ते हैं हम। छोटा सा सवाल था, मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। एक ही लाइन का सवाल था, ऐसे सवाल हमने कल बहुत किए थे। अच्छा, अगला सवाल देखते हैं हम। अगला सवाल कह रहा है एक विक्रेता घड़ी के मूल्य पर 5% की छूट देता है। यदि वह 7% छूट दे तो उसे 15 रुपये कम लाभ होता है।
घड़ी का अंकित मूल्य। कितना इजी सा सवाल था भाई। 100 रुपए की एक चीज है, उसने वो 5% के लाभ पर 95 रुपए की दी। यदि वो चीज 7% के बट्टा था, वो लाभ नहीं था, 5 के बट्टे पर उसने कितने की बेची, 95 की बेची। यदि वो उसे 7 के बट्टे पर 93 की बेच देता तो उसे कितने की रुपए कम लाभ होता, 15 रुपए कम लाभ होता। बताना यहाँ यूनिट में कितना कम लाभ हो रहा है। आपने कहा सर 2 यूनिट। ये जो 15 है ये कितने का मान है, 2 का। आपसे अंकित मूल्य पूछा, अंकित मूल्य की वैल्यू है 100, इसका मान बताना है। ये 50 बार 15 पंजे 75, 750 रुपए क्या होगा उसका अंकित मूल्य। ठीक है, आ गया होगा समझ, बहुत ईजी सा सवाल था। आगे बढ़ते हैं हम। एक पंखे का अंकित मूल्य 1500 है तथा अंकित मूल्य पर 20% बट्टा दिया जाता है। इसके बाद अगला बट्टा कितने प्रतिशत का दिया जाए कि शुद्ध जो मूल्य है, विक्रय मूल्य, वो 1104 रुपये हो जाए। वही वाली बात, मार्केट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो बना लो। भाई पहला बट्टा जो था मुझे अंकित मूल्य पर कितने का दिया गया, 1500 पर कितने का बट्टा दिया गया है। सवाल में आपसे कहा है कि 20% का बट्टा, तो 20% का मतलब 80/100 हुआ होगा। अच्छा, अब अभी भी तो ये मेरा विक्रय मूल्य अंकित मूल्य ही है। इस पर जब मैं एक बट्टा और दूंगा तब वो मेरा सेलिंग प्राइस बनेगा, विक्रय मूल्य बनेगा। और विक्रय मूल्य मुझे कितना दे रखा है, इतना हो जाता है। कितना ईजी सा सवाल है। अब आप इसको करने की कोशिश करो। जब आप यहाँ से इसको कैंसल आउट करोगे तो 15 × 8 = 120, ये आ जाएगा, अनुपात आ जाएगा 11:04। अब मैं क्या करूंगा, इसको ना सीधे 100 मुझे बनाना है, इधर 12 से भाग कर लूंगा, तो यहाँ 12 से भाग करूंगा। 12 से जब इसको भाग करूंगा तो देखो 12 निम्मा 108, 12 निम्मा कितने होता है 108। अब 108 में से 2 ये 12 दूनी 24, कितने प्रतिशत का बट्टा गया, 8% का। ठीक है, तो जब 2 बट्टे वाला सवाल आएगा तो हम इसी तरीके से मार्केट प्राइस और सेलिंग प्राइस बना के, अनुपात बना के कर देंगे। अब इस सवाल को आपको क्या करना है, डिजिटल सम से भी करके देखना है। आपका यही उत्तर आएगा, जैसे मैंने बताया था वो वाला सवाल डिजिटल सम से, वो भी करके देखना। उसकी भी प्रैक्टिस आपको जरूर होनी चाहिए, ताकि अगर डिजिट्स बहुत ज्यादा गंदी आ जाए तो आप उस सवाल को डिजिटल सम से भी कर पाओ, ऑप्शन की मदद से। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अगला कह रहा है, एक पुस्तक के अंकित मूल्य पर 10% कमीशन देने पर एक प्रकाशक को 20% का लाभ होता है। कितना सा इजी सवाल है भाई। सीपी बटे मार्केट प्राइस क्या होगा, 10% का कमीशन मतलब 10% का बट्टा 90 हो गया, और 20% का लाभ का मतलब 120। ये 3/4 इसका क्या आ गया, सीपी और एमपी का रेशियो आ गया। अब वो पूछा है कि यदि कमीशन 15% कर दिया जाए तो उसका लाभ कितना होगा। अब वो ये देखो, मार्केट प्राइस आपका इतना है, सीपी आपको इतना है, आपसे पूछा है कि कितने का लाभ होगा। कितना इजी सा सवाल है। देखो, जब मुझे अनुपात में कोई चीज़ें दी हुई होती हैं तो मैं उसको कुछ भी मान सकता हूँ। मैंने कहा भाई 300 रुपये मेरा सेलिंग प्राइस है और 400 रुपये में मार्केट प्राइस है। भाई 00 से 00 कट जाएगा, कुछ होगा थोड़ी। अब वो क्या कह रहा है कि इस बट्टे को 15% कर दो। भाई जब मैं मार्केट प्राइस पर कोई बट्टा दे देता हूँ या डिस्काउंट दे देता हूँ तो वो मेरा क्या आ जाता है, सेलिंग प्राइस। ठीक है, तो इसी तरीके से मैं इस पर, ये जो मेरा 400 मार्केट प्राइस मैंने माना है, इस पर मैं 15% का बट्टा दे दूंगा तो कितने रुपए की वो चीज दूंगा मैं, इतने रुपए की तो दे दूंगा। यही तो मेरा मार्केट, आपने देखा मार्केट प्राइस गुना 100 माइनस डिस्काउंट अपॉन 100 ही तो होता है। यही तो मैंने किया है यहाँ पे। मैंने 400 मार्केट प्राइस मेरा मान लिया मैंने, और उस पर मैंने 15% का बट्टा दे दिया, जैसा मुझसे सवाल में कहा गया। तो मैंने निकालने की कोशिश की कितने यूनिट मेरा मार्केट प्राइस आया, तो आप सेलिंग प्राइस आया, क्योंकि ये जब मैं बट्टा दे दूंगा तो सेलिंग प्राइस बन जाएगा। तो ये देखो 8 चौक 32, 320, और 8 पंजे 40, ये आ गया 340। ठीक हो गई बात। 5 चौक 20 जो कि बाद में ऐड कर दिया, 340 आ गया। अब आपने देखा कि ये मेरा सेलिंग प्राइस आ गया, ये मेरा मार्केट प्राइस था, इस पर मैंने कुछ छूट दी, 15% का बट्टा दिया, 340 मेरा सेलिंग प्राइस आ गया। अब आपसे पूछा गया है कि इसे कितने का लाभ होगा। अब तो आपने देखा मेरा जो सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस है, मतलब कि क्रय मूल्य है, वो 300 है, और एसपी कितना है मेरा 340 है। तो आपको कितने का लाभ हुआ, आपने कहा 40 का। मैंने कहा इसे तुम प्रतिशत में बताओ, तो आप कहेंगे सर प्रतिशत में अगर मुझे बताना है तो जो जितने का लाभ होता है, लाभ बटे क्रय मूल्य और गुणा 100 हो जाता है। इन 2 0 से 0 40/30, 3% का लाभ होगा, जिसको हम 13 से ही 1/3% भी लिख सकते हैं। ठीक है, कितना इजी सा सवाल था। पहले कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस का मैंने रेशियो निकाल लिया। अब 3 और 4 को मैंने 2 0 और बढ़ा के लिख दिया ताकि मेरी कैलकुलेशन इजी हो जाए। अब मैंने 400 पर ये मार्केट प्राइस पर मैंने 15% का बट्टा दिया तो मेरा 340 आ गया। अब मैंने लाभ बता दिया सीधे सीधे, लाभ यहाँ नहीं मेरी कॉस्ट प्राइस पर होती है, उससे मैंने प्रतिशत उसका बता दिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। मुझे लगता है समझ में आ गया होगा। अच्छे सवाल चल रहे हैं और आपको बहुत अच्छे से मैं समझा रहा हूँ, बहुत अच्छे से आपको समझ में भी आ रहे होंगे। अगला सवाल कह रहा है, अच्छा इसमें ना ऑप्शन में गड़बड़ है इस सवाल के 83 के। जो बी ऑप्शन है 13 सही, 1/3% होगा, वही इस सवाल का आंसर। अगला सवाल है, एक वस्तु का क्रय मूल्य अंकित मूल्य का 64% है। यदि इस पर 12% का बट्टा दिया जाए
तो लाभ प्रतिशत कितना होगा, ये सवाल कह रहा है। वस्तु का क्रय मूल्य अंकित मूल्य का 64% है, मतलब कि अगर मैं मार्केट प्राइस किसी वस्तु का 100 मान लेता हूं तो इसका 64% क्या होगा, 64 ही तो होगा, वो क्या है आपका क्रय मूल्य है। ठीक हो गई बात। अब कह रहा है कि यदि इस पर 12% का बट्टा दिया जाए तो लाभ प्रतिशत कितना होगा। अब आप मुझे एक बात बताइए, जब मैं मार्केट प्राइस पर बट्टा देता हूं तो मेरा क्या आता है, सेलिंग प्राइस ही तो आता है। मार्केट प्राइस पर डिस्काउंट दिया तो सेलिंग प्राइस आया, विक्रय मूल्य आया। तो बस इस पर मुझे डिस्काउंट दे देना है, 12 का डिस्काउंट दे देना है, मतलब कि 88/100 की वैल्यू निकालूंगा जो कि 88 आ जाएगी। ये मेरा क्या आ गया, सेलिंग प्राइस। अब आपसे पूछा है कि इसमें लाभ कितना होगा, तो आपको पता है कि लाभ या हानि जो भी कैलकुलेट होता है वो हमारा क्रय मूल्य पर होता है। मैंने देखा कितने का लाभ है, आपने कहा सर 4 और 2 24 का लाभ है। मैंने कहा प्रतिशत में बताओ, तो कहते हो सर आप प्रतिशत में निकालना है तो जितने का लाभ होता है लाभ बटे क्रय मूल्य और गुणा 100, ये कर दो आप, यही आप सब आ जाएगा। तो जब मैं इसको कैंसल आउट करूंगा, 8 से 8 24, 8 ये 8 से कटेगा 12.5 बार, ये आ जाएगा पर 37.5% इस सवाल का क्या आ जाएगा, उत्तर आ जाएगा। ठीक है, इजी सा सवाल था, मुझे लगता है समझ में आ गया होगा। मार्केट प्राइस से हमने सेलिंग प्राइस बना लिया, फिर देख लिया कितने का लाभ आता है, सीधा सा सवाल था। अगला सवाल देखते हैं हम। अगला सवाल क्या कह रहा है, एक व्यापारी एक घड़ी 450 में खरीदता है तथा इसके मूल्य इस प्रकार निर्धारित करता है कि 10% का बट्टा देने के बाद भी उसे 20% का लाभ हो। कितना इजी सा सवाल है, CP/MP क्या आ जाएगा कि भाई 10% का बट्टा देने के बाद भी उसे कितने का लाभ हो, 20% का। तो ये 3/4 इनका क्या आ गया, रेशियो आ गया। अब क्या है, सूची मूल्य पूछा है और आपको 450 रुपये खरीद वाला मूल्य दे रखा है, मतलब कि क्रय मूल्य का मान आपको 450 दे रखा है। तो आपसे मार्केट प्राइस की वैल्यू पूछिए, देखो ये कितने से गुणा करके आया, 150, तो यहाँ भी 150 से गुणा कर दो, जो कि 15 चौका 60, 600 रुपये उसका मार्केट प्राइस आ जाएगा। यही मेरा क्या होगा, उत्तर होगा। ठीक है, तो मुझे लगता है ये सवाल भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अब अगला सवाल क्या कह रहा है, एक दुकानदार किसी वस्तु को 153 में खरीदता है तथा वह इस वस्तु को पर कितना मूल्य अंकित करे कि 15% बट्टा देकर भी उसे 20% का लाभ हो। बिल्कुल सेम पिछले वाला सवाल, भाई कॉस्ट प्राइस बटे मार्केट प्राइस का रेशियो निकालना। सर आपने कहा सर 15% का बट्टा दे रहा हूं, उसका मतलब 85 और 20% का लाभ हो, तो ये आ गया 120, ये आ गया 17/24। ठीक होगी बात। अच्छा, 153 में खरीदता है तो बस क्रय मूल्य का मान 153 दे रखा है। 153 कैसे आया होगा, आपने कहा सर 9 से गुणा करके, मैंने कहा इसको भी 9 से गुणा कर दो, तो आपने कहा सर 216 आ जाएगा। यही मेरा क्या आ जाएगा, आंसर। मार्केट प्राइस इसका 216 आ गया। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। बहुत ईजी से सवाल है, एक लाइन में सवाल सॉल्व हो रहे हैं, आपको कोई भी आपत्ति इन सवालों में नहीं आ रही होगी। अगला सवाल क्या कह रहा है कि एक व्यापारी अपने सामान पर इस प्रकार मूल्य अंकित करता है कि उसे 25% का लाभ हो। इसका मतलब क्या होगा, अंकित मूल्य क्या रखे। अगर मैं कॉस्ट प्राइस उस चीज़ का 100 रुपये रख दूं और मार्केट प्राइस जो अंकित मूल्य उसे 100 कितने प्रतिशत का लाभ मुझे कमाना है, सवाल में दे रखा है 25% का लाभ हो, तो मैं अंकित मूल्य को कितना रखूंगा, 125 रुपये रख दूंगा। तो मुझे कितने का, देखो सीधे सीधे कितने का लाभ हो रहा है, 25% का। अच्छा, सवाल में क्या कहा गया है मुझसे कि यदि मैं अंकित मूल्य पर 16% का बट्टा दूं तो उसका वास्तविक लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो वास्तविक लाभ निकालना है, मार्केट प्राइस पर कितने का बट्टा देना है, 16% का। तो जब मैं 16% का बट्टा दूंगा तो वो वस्तु मैं कितने की दूंगा, 16% का मतलब 84/100 में दूंगा। ये 5 बार कटेगा, ये 4 बार कटेगा, ये 4 से 21 बार कटेगा। आपने देखा ये कितना आ गया, 105। और 105 ये मेरा क्या आ गया, SP। जब मैंने मार्केट प्राइस पर बट्टा दे दिया तो मेरा विक्रय मूल्य ही तो आया, तो आपने 100 से इसको कंपेयर कर दिया, तो कितने का आपको क्या लाभ मिल गया, सीधा सीधा 5% का। यही मेरा इस सवाल का क्या होगा, उत्तर होगा। ठीक है, तो आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करता है। मुझे लगता है सवाल आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। आपको क्या करना है, वीडियो को ना 1 से 2 बार देखना पड़ेगा, आपको इन सवालों को करने के लिए थोड़ा सा समय देना पड़ेगा, तब आपको और अच्छे से चीज़ें क्लियर होंगी। ठीक है, इन कक्षाओं को यदि आप देख रहे होंगे तो आपका बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा होगा और बहुत आसानी से हम ट्रिक्स से सवालों को बहुत कम समय में सॉल्व कर पा रहे होंगे। ठीक, बाकी अगर कोई सवाल समझ में नहीं आता तो कमेंट बॉक्स में आप लिख दिया कीजिए। साथ ही साथ अगर कोई भी क्वेरी है आपकी तो इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ पे मुझे DM कर सकते हैं, मैं आपका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। साथ ही साथ टेलीग्राम ग्रुप ज़रूर ज्वाइन कर लें, बहुत ज़्यादा मैंडेटरी है, सारी क्लासेस की जो इन्फॉर्मेशन होती है, साथ ही साथ जो भी ट्रिक्स वगैरह होती है मेरे पास GK से रिलेटेड या मैथ्स का भी कोई शॉर्ट अगर वीडियो होगी, वो सब चीज़ें मैं वहाँ पर डालता रहता हूँ, तो आप उसके लिए वहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपको कोई स्ट्रैटेजी वीडियोज़ वगैरह देखनी है कि मैंने कैसे तैयारी करी या आप किस तरीके से तैयारी कर सकते हैं, तो वो देखने के लिए आप चैनल को विजिट कर सकते हैं। साथ ही साथ मैंने 2-3 चैप्टर्स और भी पहले पढ़ा रखे हैं, उनको देखने के लिए आप चैनल को विजिट कर सकते हैं। बाकी आपका बहुत बहुत धन्यवाद।